सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत खतरनाक लेवल पे चल रही होगी। मुझे पता है आप लोग अभी बहुत टेंशन में भी आ गए होंगे। एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको ऐसे डर लग रहा होगा क्या होगा कैसे होगा। इसलिए हमने आपके लिए लेके आया हूँ जेई एडवांस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज इट इज मेंस में आ सकते हैं। अगर आप इसके पहले भी एनालिसिस कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे पुराने जेई एडवांस के क्वेश्चन एज इट इज जेई मेंस में आते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज कुछ इंपॉर्टेंट जेई एडवांस के क्वेश्चन करें जो मेंस में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और हमें कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और इसमें पूरा सिलेबस हम लोगों ने ठीक ठाक लेवल से कंप्लीट किया है, तो आप अच्छे से इसको देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यस, बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है यार कि सर के वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। अ, मतलब बहुत ही डेंजरस तबीयत खराब है, लेकिन ठीक है, इम्पोर्टेंट है जेई मेंस का, इसलिए मैं आया हूँ। थोड़ा थ्रोट भी मेरा जा चुका है काम से, तो आवाज़ भी आपको थोड़ा सा हो गया, तो सॉरी, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो यार, द टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are at tied at the ends of the light string with length 2a। बहुत जबरदस्त। क्या बोल रहा है कि लेंथ 2a है और मास m है। The whole system is kept on frictionless horizontal surface with string highly held tight so that each mass is at distance a from the center। ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे कुछ। Now the midpoint now string pull vertically upward of small but constant force up as result particles move each other। The magnitude of acceleration when separation become 2x। क्या बोल रहा है देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, तो सोच के देखो, ये जैसे ही आप ऊपर खींचोगे तो ये पास आ जाएंगे आपके। तो अगर इसकी मैं डायग्राम बनानी चाहूँ तो देखो कैसी डायग्राम बनेगी आपकी, कुछ ऐसे। इधर बना देता हूँ, देखो ऐसे कुछ। ये जो डिस्टेंस हो चुका है अभी कितना, ये देखो, ये जो डिस्टेंस हो चुका है वो कितना हो जाएगा 2x। और ये जो रस्सी है वो ऊपर जा चुकी है ऐसे, ये जा चुका है ऐसे ऊपर, ऐसे। और यहाँ से ये स्ट्रिंग हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये देखो, देखो समझो अच्छे से, ये और ये ऐसे। और आपका फोर्स आपको नजर आएगा कुछ ऐसे, F। समझ रहे हो क्या आप ये बात, है ना। आप समझो कि अगर मैं ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा टोटल अभी 2x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, बस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा x। और ये एंगल आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना, थीटा। तो आप समझिए क्या होगा। तो ये तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे तो एक क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक टेंशन लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो किसको बैलेंस कर लेंगे, mg को, है ना। अब देखो ये t cos थीटा t sin थीटा, और ये जब खींचते ही ये मास ऐसे एक दूसरे के ऐसे करीब आ जाएंगे, तो उनके पास एक्सेलरेशन होगा। लेट सपोज वो एक्सेलरेशन हम लोग क्या ले, a डैश ले लेते हैं ना एक्सेलरेशन, क्योंकि a वेरिएबल यूज हो चुका है। ठीक है, तो देखो t cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन आ जाएगा t cos थीटा बराबर m इंटू ए डैश। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। वर्टिकली इधर कितना लग रहा है, टी साइन थीटा। इस पे वर्टिकली फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे भी तो वर्टिकली टी साइन थीटा लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो देखो टी साइन थीटा टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2t sin थीटा। और ये किसके इक्वल रहेगा, आपके f। तो बस यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। अब तो आप जान ही चुके हो कि क्या करना है। अब दोनों को हमें करना है डिवाइड। जैसे ही हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, देख लो एक बार। साइन बाय कॉस 2 tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम ए डैश। तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा हमारा एफ बाय 2m tan थीटा। अब tan थीटा देखो, ये वाले ट्रायंगल पे tan थीटा कितना रहेगा, ये लेंथ तो a है हमारी, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो कितना आ जाएगा,
एफ बाय, इधर ही लिख देता हूँ, एफ बाय 2m, tan थीटा मतलब कितना होगा वो, दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, बाय एक्स, ये आपका ए डैश आ जाएगा। ये देखो कितना आएगा, एफ बाय 2m, एफ बाय 2m एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या, देख लो एक बार ऑप्शन में। 2t साइन थीटा बराबर एफ बराबर तो किया है 2t बराबर 2 tan थीटा बराबर एफ अपॉन एम डैश एफ, तो कितना आ जाएगा 2m बाय tan थीटा, tan थीटा कितना रहेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये ए है। ठीक है, तो ये आंसर है। मेरे को लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये एक्स होगा। ठीक है ना, सो ये आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। तो पता नहीं क्या लिखा है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये पहला आंसर, पहला क्वेश्चन है। समझ में आया ना यार आपको, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। सिंपली डिवाइड मारो, आंसर आ जाएगा। ये कोनिकल पेंडुलम जैसे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, तो देखो मेरे हर एक वीडियो में आप अगर देखोगे ना, तो आरसी सर्किट के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आरसी सर्किट के क्वेश्चन बच्चों के गलत ना हो। देखो क्या क्वेश्चन है, द सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द सिस्टम एस इज ओपन। ओके, when the switch is open the total amount of charge that flows from y to x। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करना है। जब t इज इक्वल टू 0 पे, आप सोचो t इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा। देखो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो q इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो अगर आप q को t इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो वो 0 आएगा, मतलब उधर से करंट जाएगा ही नहीं, है ना। मतलब पूरा करंट कहाँ से जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, रिटर्न आ गया ऐसे। तो देखो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो अगर सीरीज में देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब स्विच ओपन था तब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 9। तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू आई आर। तो कितना हो जाएगा 9 बराबर i इंटू 3 + 6 9। तो यहाँ से आपका i कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट आपका आ जाएगा 1 एम्पियर। अब करंट आ गया 1 एम्पियर, तो आप ध्यान से जब देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको मैं नाम देता हूं ए वाई सी। तो अगर आप ए वाई का पोटेंशियल निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो पोटेंशियल ऑफ ए वाई, पोटेंशियल एट ए वाई आपका आ जाएगा आई इंटू आर वाई। तो आई कितना है हमारा 1 और आर वाई कितना है 3। तो वी ए वाई कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। क्लियर है बात। अब देखो ये वायर है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही इधर होगा, वही इधर होगा, वही इधर होगा। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट का भी ए होगा पोटेंशियल, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल भी कितना होगा 3 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यू ए वाई इज इक्वल टू सी ए वाई इंटू वी ए वाई। क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा ना, तो कितना आ जाएगा क्यू ए वाई, सी कितना है हमारा 3 म्यू, एफ इंटू वी ए वाई कितना है 3 वोल्ट। तो क्यू ए वाई कितना आ जाएगा हमारा 9 म्यू सी, ये आ जाएगा इधर का करंट। क्लियर है बात। अब आप सोचो यहाँ का कितना होगा, तो यहाँ कर लेते हैं। तो वी वाई सी आ जाएगा आपका 6 वोल्ट, और वही 6 कहाँ होगा इधर। तो आप लोग सेम टू सेम लिखोगे क्यू सी वाई इज इक्वल टू 6 × 6 म्यू एफ। तो ये क्यू कितना आ जाएगा सी वाई 36 म्यू सी। ठीक है, बस पोलैरिटी देख लो, एक की प्लस होगी एक की माइनस होगी। तो टोटल चार्ज आप लिखोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज कितना लिखना पड़ेगा Q1 माइनस Q2। कुछ भी करेंगे तो कितना आ रहा है 27 म्यू सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन
54 भी नहीं, 45 नहीं था तो बच गए आप लोग, है ना। 45 होते तो मर जाते, है ना। अगेन ये यूनिट म्यूसी होगा आज, पता नहीं। हमारे जो टाइपराइटर है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, सबका टाइपिंग करना होता है, तो दिख रहा है वो प्रेशर आपको। ठीक है, चलो कोई नहीं, होता रहता है। बहुत अच्छी टीम है हमारी, मेहनत भी बहुत करते हैं सब लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रोटेशनल मोशन से, क्या है। द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम हाइट दे रखी 3v² / 4g विद रिस्पेक्ट टू, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो निकालना है। तो हमें रोलिंग कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, v²/r² इज इक्वल टू mgh। h कितना है हमारा, 3v²/4g। खत्म, अब बस सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप हाफ v² कॉमन ले लोगे तो बचेगा mi/r² बराबर, ये g और g कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 mv²। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो v² कट रहा है, ये 2 से जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 2i/r² इज इक्वल टू 3m। तो 2m माइनस m कितना हो जाएगा, mr²/2, दैट विल इक्वल टू i। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, डिस्क का होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, डिस्क का। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारा डी। सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा mr²/2 डिस्क। आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन। Electrons with de Broglie wavelength lambda falls on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength emitted ऑन एक्सरे क्या हो जाएगा, कट ऑफ वेवलेंथ कितना है वही निकालना है हमें, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा दे रखा है, तो काइनेटिक डी ब्रोगली कितना होगा, एक्सरे के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो आता है hc/λ0, है ना। और डी ब्रोगली वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है हमारी, p²/2m। तो p² को करेंगे h²/2m λ², क्योंकि मोमेंटम h/λ होता है ना भाई मेरे, ठीक है ना। क्लियर है ना इतनी बात। अब दोनों को इक्वेट मारना है बस। देखो पहले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो hc/λ0 इज इक्वल टू h²/2m λ²। क्या निकालना है यहाँ से, λ0 निकालना है। तो λ0 कितना आ जाएगा, 2m λ² c/h, 2m λ² c/h बराबर है। तो देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, 2m λ² c/h, बिल्कुल। क्या ये डायमेंशन से भी हो जाता, क्या डायमेंशन से भी हो जाता ना, मेरे को तो लगता है यहाँ फंस जाते। इसका डायमेंशन सही है क्या, सही नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। h/mv, हाँ ये सही है, मतलब 1 2 3 एक ही एलिमिनेट हुआ था, तो डायमेंशन से नहीं होगा ये, ठीक है ना। हर क्वेश्चन नहीं हो पाता। हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत रेयरली देखा होगा आई थिंक आपने, अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुद को शाबाशी दे देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, pt² बराबर कांस्टेंट, ऐसे कोई मेथड दे रखी है हमें, और बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सीधे लेके गया थर्मल एक्सपेंशन पे, तो गामा निकालना है हमें, गामा। तो ये पहला इक्वेशन दे रखा है यार, तो गामा क्या हो जाएगा हमारा, 1/v dv/dt, यही तो प्रोसेस होती है ना, यही फॉर्मूला होता है, ये पहले याद होना चाहिए। अब देखो dv/dt करना है तो p का तो कुछ काम है नहीं, तो कैसे करेंगे, p को डालेंगे, pt² बराबर कांस्टेंट है तो p को डालेंगे nRT
बाई वी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी क्यूब बराबर वी, और ये नया कांस्टेंट ले लो के डैश, तो वी आ जाएगा के डैश टी क्यूब। ऐसी कुछ हमने प्रोसेस निकाल दिया। अब बस डिफरेंशिएट मारना है भाई, तो कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा इसमें 3k-t²। अब बस 3k-t² है, यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा, गामा बराबर 1/v इज इक्वल टू 3k-t²। अब बस k डैश को वापस सब्स्टिट्यूट करो v बाई टी क्यूब, तो 3k डैश क्या होगा, v बाई टी क्यूब इंटू t²/v। तो देखो क्या क्या खत्म हो रहा है यहाँ से, v तो गामा आ जाएगा हमारा 3/t। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा 3/t। क्लियर हो तो बोलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में देख लेना आप, बहुत लास्ट क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दूंगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पिछले वाला फिर भी टफ था, ये तो आसान है। अगर वो समझ में आया होगा तो ये तो करके लेके जाओगे आप, ठीक है ना। डायग्राम विग्राम थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, आ चुका है ये जेई एडवांस में, पहले आईआईटी जेई में। तो कर लेते हैं इसको भी। देखो क्या है क्वेश्चन, look at the following given in the figure which has been drawn with the link of the uniform line thickness. The mass of the ink used to draw each of the two inner circles and each of the two line segment is m. बिल्कुल बढ़िया। The mass of the ink used to draw the circle is 6m. ये बाहर का मास 6m है। The coordinate of its center, outer circle का दिया है 0,0, लेफ्ट सर्कल का -a,a। हाँ, अब इसको समझो आप कैसे बोल रहा है। एक तो कैविटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, बड़े में से ओ सर्कल है, ठीक है ना, बड़े में से ये दो छोटे छोटे चीजें हम निकाल देंगे। और एक क्या है, लाइन भी है क्या, हाँ, और एक लाइन भी है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यही हम लोग सीखे थे कैविटी में। अब कोऑर्डिनेट देख लो, इसका मास कितना, कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 0,0, मास दे रखा है 6m। फिर लेफ्ट वाला सर्कल है, ये लेफ्ट वाले सर्कल में क्या बोला है, आउटर लेफ्ट इनर सर्कल -a,a, तो ये दे रखा है आपको -a,a, मास m है इसका। फिर राइट वाला बोला है a,a, तो ये दिया है a,a, मास m। फिर वर्टिकल बोला है 0,0, बहुत बढ़िया, मास m है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 0,-a, ये है बस। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख दो। y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1y1 माइनस m2y2 माइनस m3y3 माइनस m4y4 माइनस m5y5 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस m3 माइनस m4 माइनस m5। ऐसा हमें करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ क्या यार, एक बार देख लो। तो m1 इंटू y1 तो पहले 0 आ जाएगा, फिर कितना आ रहा है देखो, m2 इंटू y2, ये आ रहा है m इंटू ए, फिर m इंटू ए, फिर 0, फिर माइनस m इंटू माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा। और टोटल मास कितना है हमारा 2m। तो अच्छा अच्छा, इधर तो प्लस लेते हैं ना भाई, हम लोग टोटल मास लेंगे ना। तो टोटल मास कितना आ जाएगा 10m, ठीक है। और एक काम करो, इसको भी ऐसे ही लिखो, m1y1 हमने इधर कोऑर्डिनेट एडजस्ट कर लिए है बराबर। तो कितना आ जाएगा, ma माइनस ma, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस ma, तो इसका आंसर आ जाएगा a/10। तो a/10 इज योर राइट आंसर। देख लो एक बार वापस, कुछ गलती तो नहीं की ना। हाँ, तो देखो m इंटू ए बिल्कुल, फिर अच्छा, यहाँ प्लस m इंटू ए हो जाएगा और इधर आएगा -m है।
ठीक है, तो वही आ जाएगा a/10 माइनस a/10। क्लियर है क्या बातचीत, एक बार देख लो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब ये एक वेव का इक्वेशन है, वेव का। तो वेव का इक्वेशन कैसे करेंगे देख लो जल्दी से, बोलो। द xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 4/3, कितना होगा। तो यहाँ से देखो ग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये 1, मतलब यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि टाइम ऑफ कितना होगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 8 सेकेंड। फिर बस अब बस सॉल्व करना है। तो आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, जो कि कितना दे रखा है, 8। तो ओमेगा कितना आ जाएगा देख लो, यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा π/4 रेडियन पर सेकेंड, π/4। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, π/4 ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा आ गया π/4। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है भाई, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे x जीरो है। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन आ जाएगा -ओमेगा² a साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन हमें निकालना है, खत्म। अब तो हो गया क्वेश्चन। अब बस आप ओमेगा² की वैल्यू डाल दो। ओमेगा² कितना है हमारा, -π²/16। π² को 10 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में π² है, मैं तो मत डालना। a कितना है, 10⁻²। अच्छा सेंटीमीटर ही है क्या, तो 1 ही रहने दो इसको, है ना। और साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है हमारा, π/4, और टाइम कितना है, 4/3। तो 4 4 कट हो गया, 60 डिग्री आया। 60 डिग्री मतलब √3/2, मतलब -√3/32 π² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये देखो। तो डी आंसर आपका मैच हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये आपका वेव का भी क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पीस ऑफ द वायर इज बेंट इनटू शेप ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे, आपको याद है ना, पहले अगर जो पहले से फॉलो कर रहा होगा तो ये पहले भी करवाया है। अब बोला है कि y इज इक्वल टू kx², मतलब कुछ ऐसा ग्राफ है इसका, ऐसे कुछ ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, y is equal to kx square. The bead can slide on the wire without friction. Its end lowest point of the parabola when the wire is light. The wire is now accelerating parallel to x-axis with the constant acceleration a. The wire is now parallel to x-axis, मतलब x में जा रहा है, ठीक है। Distance of new equilibrium bead where the bead can stay at rest the respect to wire y-axis, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मान लो कहीं पे आपका बीड है, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, तो यहाँ से एक नॉर्मल लग जाएगा आपका, एक mg लग जाएगा यहाँ पे, और एक्सेलरेशन आगे बोल रहा है वो। इसका मतलब कुछ भी ले लो आप, ये एंगल विथ ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, n cos थीटा, है ना। ये एंगल ले लेते ना हम लोग ऐसे, थीटा। तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से आप देखोगे सर n sin थीटा बराबर ma, और n cos थीटा बराबर mg। तो सर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सर आराम से आ रहा है हमारा tan थीटा बराबर a/g, tan थीटा बराबर a/g हमारा आ रहा है। तो जैसे ही tan थीटा a/g आ गया, तो ये एंगल विद टेंजेंट भी है, तो उधर का स्लोप भी निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब क्या होगा, dy/dx। तो कितना आ जाएगा, 2kx बराबर tan थीटा। और क्या निकालना है हमें, x निकालना है। तो x कितना होगा, tan थीटा/2k, और tan थीटा तो a/g है हमारा, तो कितना आ जाएगा, a/2g के।
तो यहाँ से ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमारा हो गया, tan थीटा बराबर a/2g के। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बोलो यार, क्लियर हो तो, है ना? बहुत सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट किया है। और बीड वाले क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आएंगे, एक बार देख लो। क्लियर है बातचीत? देख लो एक बार, ठीक है ना? वाह वाह वाह, ये तो देखते ही एसएचएम लग रहा है मेरे को। हाँ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, थोड़ा पानी पी लो क्या? द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल है, मास m है, इट्स पिवोटेड एट द सेंटर, इट्स टू एंड एट अटैच्ड टू द टू स्प्रिंग, इक्वल स्प्रिंग है, कांस्टेंट के सपोर्ट्स, ठीक है, और ऑस्किलेट हो रही है। द रॉड इज जेंटली पुश, मतलब इसको थोड़ा सा हमने पुश किया तो क्या होगा, ऑस्किलेशन हो जाएगा। वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन पूछा है, तो देखते हैं, चलो सोचो इसके बारे में, तो सोचो जरा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ये सोच लो। थोड़ी देर बाद क्या होगा यार, ये रॉड है ना, आप जैसे ट्विस्ट करोगे ये रॉड आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा, समझ रहे हो क्या? ऐसे। और पुराना जो आपका एक्सिस था वो ऐसे था, देखो, मतलब ये रॉड ने कितना एंगल रोटेट किया है, थीटा, और ये एंगल कितना रोटेट किया, थीटा। तो अगर आप ये x देखोगे और ये दूरी कितनी है आपकी, ये सेंटर से हो रहा है तो ये l/2 होगा। तो यहां से सिंपल पहला एक इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, x बराबर आपका l/2 थीटा, लेंथ ऑफ आर्क, r थीटा होता है ना। ये पहला इक्वेशन हमारा आ चुका है भाई, है ना? अब सीधे सीधे दिख रहा है ये कौन सा केस है भाई, ये है हमारा टॉर्क वाला केस, है ना? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क। तो कैसे टॉर्क लिखेंगे, देखो इधर आ रहा है आपका kx l/2, kx l/2 बराबर ना, kx इंटू l/2 टॉर्क, और kx इंटू l/2 मतलब कितना आ जाएगा, -kx आ जाएगा, kxl, टॉर्क अबाउट ओ आ जाएगा -kxl। तो यहां से ये अल्फा भी ऐसे रोटेट हो रहा होगा, तो कितना हो जाएगा अल्फा, आई अल्फा ml²/12 इंटू अल्फा, अल्फा क्या होगा, ओमेगा² थीटा। कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट कर लिया क्या मैंने? डरे डर तो नहीं है ना? क्या क्या यूज किया है लिख देता हूँ, देखो, एक्सेलरेशन अल्फा हो गया -ओमेगा² थीटा, आई होगा ml²/12, और बेसिकली यूज किया है टॉर्क बराबर आई अल्फा। ये तीन इक्वेशन हमने यूज किए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप देख लेना थोड़ा सा इसमें ये। अब देखो क्या है, सॉल्व करना है, आंसर लेना है, कैसे है, देखो एक एल खत्म हो जाएगा, और x की जगह पे हम l/2 थीटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, l/2 थीटा। माइनस माइनस को हटा दूं क्या इधर, क्योंकि अल्फा अपन ऐसा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ml/12, अच्छा l तो कट हो गया ना, अच्छा वापिस एक आ गया, ठीक है ठीक है, ml/12 ओमेगा² थीटा। अब देख लो क्या क्या कट हो रहा है यहाँ से, तो l और l पहले खत्म हो जाएगा, थीटा और थीटा खत्म हो जाएगा, और ओमेगा आ जाएगा आपका, ओमेगा² आ जाएगा 6k/m, डायमेंशन तो बराबर है ना, √k/m बराबर। तो ओमेगा आ गया 6/km, तो देखो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी ω/2π। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 1/2π इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा 6k/m, 6k/m। तो दिस इज योर आंसर, 6k/m, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो आंसर मैच हो रहे हैं, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। चलो, अगेन यार मैं हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, फेवरेट क्वेश्चन मेरा, फेवरेट, बहुत जबरदस्त। इधर से पता चलता है कि भाई जेई एडवांस क्या लेवल है, क्या क्वेश्चन बनाते हो वो। सोचो ना, क्वेश्चन बनाने की उनकी टेक्निक देखो, क्या क्वेश्चन है, देखो वो बोल रहे हैं कि एक मेटल रॉड है ए बी, ऐसे, ऐसा मेटल रॉड है यहाँ पे ए और बी,
और इसकी जो लेंथ है वो उन्होंने दे रखी है 10x। उनकी लेंथ कितनी दे रखी है 10x। If point P on the rod is maintained 400 degree Celsius, is found that equal amounts of water and अच्छा अच्छा कुछ छोड़ दिया क्या मैंने। मेटल रॉड AB 10x has it one end A इधर आइस है बहुत जबरदस्त। देखो यहाँ पे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे आपका वाटर है कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस। वाह, यहाँ पानी यहाँ आइस। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पॉइंट पी ऑन द रॉड मेंटेन 400 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवापोरेट एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम। लेटेंट हीट ऑफ, ये दिया है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस दे रखा है, ये दे रखा है, बहुत जबरदस्त। ये पॉइंट पी एज डिस्टेंस लैम्बडा एक्स फ्रॉम ए, मतलब वो जो है देखो ऐसा है कुछ, लैम्बडा एक्स पे वो यहाँ पे कुछ पॉइंट पी है, और ये दूरी फिर कितनी बचेगी आपकी 10x माइनस लैम्बडा एक्स, ऐसा कुछ बचेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कैलोरीमेट्री भी है और हीट रेडिएशन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, तो हमें पता है ये पूरी हीट कांस्टेंट स्टेडी स्टेट में बहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे पी पॉइंट पे लिख लेते हैं। पहले तो पी पॉइंट का टेम्परेचर हमें लिखना पड़ेगा। बराबर, पी पॉइंट का टेम्परेचर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर टी है, पहले निकाल देते देखते क्या होता है ना। तो क्या आ जाएगा आपका पी पे कैसे लिखेंगे 0 - टी अपॉन एल अपॉन के, लैम्बडा एक्स एल अपॉन के ए इज इक्वल टू टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10x माइनस लैम्बडा एक्स बाय के। तो देखो दोनों यहां से के एक्स 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 कट हो रहा है, बराबर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो तो क्या आ रहा है देखो आपका 10 माइनस लैम्बडा, तो कितना आ रहा है 10 माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा माइनस 10 इंटू टी कर दो, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका लैम्बडा इंटू टी माइनस 100, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है ना यार। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, अरे यार डायरेक्ट हम टोटल निकाल सकते हैं ना, इतना क्यों कर रहे हैं, अब मेरे को क्लिक हुआ देखो। हम लोग डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं कि कितनी हीट जनरेट कर पा रहा है रॉड। तो देखो उतनी ही तो स्टेडी स्टेट में सब जगह इक्वल बटेगी, डी क्यू बाई डी टी कितना होगा ए बी। तो कैसे करते हैं इसमें वी क्यू बराबर आर बराबर डेल्टा टेम्परेचर, ऐसे ही तो लिखते हैं ना इस इक्वेशन को हम लोग टोटल, बराबर ना। अब देखो कंफ्यूज मत होना, डेल्टा टी कितना है 100, v इज इक्वल टू आई, आई कितना है हमें निकालना है, नहीं पता हमें कितना है, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, आर कितना है हमारा, आर होगा हमारा एल, एल कितना है टोटल 10x एल अपॉन के, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखना डी क्यू बाई डी टी जो टोटल हीट है आपकी वो कितनी आ जाएगी 10 10, तो कितना हो जाएगा 10 के, 10 के बाय एक्स, ये आ जाएगा। इतनी हीट जनरेट हो रही है उस पूरे रॉड में। अब उसमें से क्या हो जाएगा, थोड़ा कौन खा लेगा आपका आइस खा लेगा, कितना खाएगा आइस, तो देखो आइस के लिए हम लोग क्या करेंगे डी क्यू बाई डी टी बराबर एम एल एफ, है ना, डी क्यू बाई डी टी बराबर एम एल एफ। अब देखो उन्होंने क्या बोला है पी पे, ये आ गया पूरी हीट जनरेट हो रही है, और एक चीज उन्होंने दे रखी है कितनी एंड ऑफ द बी द मेंटेन, हाँ यहाँ देखो पी पे टेम्परेचर दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग डायरेक्ट इधर कितना हीट जनरेट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो कितना जनरेट होगा देखो, तो डी क्यू बाई डी टी थ्रू ए पी कितना जनरेट होगा डेल्टा टी बाय आर, डेल्टा टी अपॉन आर। तो डेल्टा टी कितना है वहां से 400, आर कितना है हमारा देखो आर एल अपॉन के, एल अपॉन के, इतनी हीट वहां से प्रोड्यूस हो गई। और वो हीट किस कौन खा लेगा हमारा डी एम बाई डी टी इंटू एल एफ, एल एफ कौन है हमारा आइस का कितना होगा 80। तो यहां से ध्यान से देख लेना
जो इसका dm/dt रेट है आइस का, वो हमारा आ गया कितना, आइस का रेट कितना आ गया 5 ka/λx। ये देखो, ये आ गया। अब हमें निकालना है ये वाली चीज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा टी, सेम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो dq/dt कहाँ पे, पीबी पे, वो कितना आ जाएगा डेल्टा टी कितना है हमारा 400 माइनस 100, 300 बाय एल अपॉन के। एल कितना है हमारा x इंटू 10 - λ इंटू के। और ये किसके बराबर होगा m इंटू 540 dm/dt बराबर। तो यहाँ से dm/dt वाटर कितना आ जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। dm/dt वाटर कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा कितना 300/540, मतलब 30/54, मतलब 5/9 ka/x। ये अब ये दोनों चीज क्या है इक्वल, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों का रेट क्या है इक्वल है, ठीक है ना यार, समझ रहा है ना। अब देखो ये दोनों को इक्वल करना है ये। अब कैसे इक्वल करेंगे, जगह तो अपने पास है नहीं, इधर कर दो, क्या ये मिटा देता हूँ। तो देखो कितना आ रहा है 5 kx, 5 ka/λx, 5 ka/λx, दैट विल इक्वल टू, यह कितना आ रहा है 5/9 के 9, अच्छा 9 x इंटू 10 - λ। तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से, तो के 5 तो कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करो 9 से तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 9 λ बराबर लैम्बडा। तो 10 λ बराबर 90। तो यहाँ से लैम्बडा बड़े आसानी से आ रहा है 9, आसानी से तो नहीं आया, करना पड़ा, ठीक है। तो 9 आ गया। वापिस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया, देखो ए टू बी ये हीट यूज हो जाएगी आइस को मेल्ट करने के लिए। तो ये हीट कैसे निकालेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना होता है डेल्टा टी dq/dt इंटू आर, आर कितना होता है L अपॉन के। ये हीट आ गई इधर से, देखो फिर ये नहीं करते तो भी चल जाता, फिर यहाँ से P टू B करोगे तो ये आपके सामने है, और ये, और दोनों का रेट उन्होंने क्या बोला है सेम, तो आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई न्यूमेरिकल टाइप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये तो ब्लर हो गया। देखो, three object A, B, C kept on a straight line on frictionless horizontal surface. These have a mass m, 2m, m। मतलब ये m है, ये 2m है, और ये m है। ये A है, B है और C है। क्लियर है बात। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट A मूव्स टुवर्ड्स B, मतलब इधर आ जाओ। देखो 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 अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। देखो A है m और B है आपका 2m। तो क्या बोल रहा है A मूव टुवर्ड्स विथ 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये रेस्ट पे है पहले, है ना। और फिर कोलिजन के बाद क्या बोल रहा है, मेक इलास्टिक कोलिजन विथ इट, देयर आफ्टर बी मेक्स, अच्छा कोलिजन है फिर नहीं बता हमें क्या हो रहा है, m इंटू 2m। फिर ये क्या होगा v1 और ये v2 ऐसे मान लेते हैं, और ये कौन सा कोलिजन है हमारा इलास्टिक। क्लियर है बातचीत एकदम ओके। तो हम लोग पहला इक्वेशन किसका लिखते हैं, पी आई बराबर पी इनिशियल। तो ये हो जाएगा 9m बराबर m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी टू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 इज इक्वल टू वी वन प्लस 2v2। यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। क्लियर है बात। ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, E बराबर v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2। तो E तो 1 हो जाएगा, v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2 मतलब 9 माइनस 0। तो यहाँ से दूसरा एक इक्वेशन आ गया v2 माइनस वी वन बराबर 9। ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को हमने अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो देखो दोनों को ऐड करो, v1 का 3v2 बराबर 18। तो v2 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। v2 6 है तो v1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3, मतलब वो बेचारा वापस रिटर्न जा रहा है अपना अपना।
तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखो, बी मेक्स कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विथ सी। वाह, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो बी है, देखो देखो ये बी है जिसका मास कितना है 2m, फिर ये m है, ये c है। फिर बोल रहा है कि ये कौन सा कोलिजन कर रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब ये दोनों ऐसे जुड़ रहे हैं ऐसे टोटल, और एक साथ चल रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं मान लो किसी v वेलोसिटी के साथ। तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा 3m। इतना तो समझता है ना। अब देखो v की वेलोसिटी कितनी अभी अभी निकाली हमने, 6 मीटर पर सेकेंड। अब बस p इनिशियल बराबर p फाइनल कर दो, 2m प्लस 6 12m बराबर 3mv। तो v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ c, तो 4 आंसर है। ठीक है, तो यही हमारी आंसर है। क्लियर है भाई, लिख लो अच्छे से। ठीक है, चलते आगे। मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिज्म से वापस एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है समझ लो। A steady current I goes through the wire loop PQR having the shape of right angle triangle. Okay, तो पहले बना लेते हैं ना। PQ ऐसे लिख लेते हैं, PQ और R। तो P और Q कितना है हमारा 3x, PR कितना है 4x। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल आपका मिल जाएगा आपको 37 डिग्री, और ये जो लेंथ आपकी मिल जाएगी 5x। बहुत जबरदस्त। Having the right angle triangle PQR 5, the magnitude of magnetic field at P due to this loop, कहाँ पे पूछ रहा है लेकिन ये तो, a steady current I goes through the wire loop PQR having the straight of PQ wire loop PQR right angle triangle with PQ through, if magnitude of magnetic field at P due to this loop P। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पे पूछी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसे यहाँ पे वो पूछ रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है ये P पॉइंट पे पूछ रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे। तो अच्छा अच्छा P पॉइंट, अच्छा P तो है, ओके ओके ओके, फिर तो क्लियर है। P पॉइंट पे पूछ रहा है तो इसको O बोल दो ऐसे, है ना। अब एक काम करो, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए डी बोल दो, और ये एंगल आप क्या कर दो θ1 लिख दो, और ये एंगल θ2 लिख दो। करेक्ट है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये है बराबर। अब क्या किया जाए, देखते क्या क्या जरूरत पड़ रही है। डी की जरूरत पड़ेगी क्या वैसे, डी की जरूरत पहले देख लेते हैं, चलो है ना। तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन θ1 कितना हो जाएगा, d/3x, d/3x प्लस साइन θ2 कितना आ जाएगा आपका, d/4x। हाँ नहीं पड़ रही, देखो d कट हो गया, तो देखो d कॉमन आके कट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ रहा है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4π, फिर ये कितना आ रहा है 7/12, 12/x तो नीचे ही होगा, तो b एट p कितना आ रहा है हमारा 7 म्यू नॉट आई बाय 48πx। ऐसा कुछ है क्या आंसर, k म्यू नॉट आई बाय 48, हाँ तो k कितना आ रहा है हमारा 7। देखो फालतू में डी भी निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, तो क्यों निकालना है ना। तो यहाँ से k आ जाएगा हमारा 7।
वैसे डी निकालना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, मतलब है ना। कैसे निकालते डी, तो आपको पता है हाँ एरिया से निकाल देते, ये दोनों का एरिया इसके टोटल के इक्वल है तो वो आ जाता है, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देख लो ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वापस एनएलएम मैकेनिक्स वर्क पावर पे आ चुके हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर द स्मूथ फिक्स पुली एज शोन इन द फिगर कनेक्ट टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज 0.36 0.72, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो यह आ जाएगा 0.72 kg और यह आ जाएगा 0.36 kg। दोनों तरफ टेंशन क्या होगा, टी टी। ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, और क्या है ना। फिर क्या बोल रहा है, द फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो पहले तो हमें आंख बंद करके एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इधर इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, mg मतलब 7.2 बरा माइनस टी बराबर ma, है ना। ये तो अभी तक समझ ही गए चुके हो। तो t माइनस 3.6 बराबर 0.36 है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऐड करना होता है। तो कितना आ जाएगा, 3.6 बराबर 801 ए। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर दो 360 अपॉन 108। तो 18 से जा रहा है ना, 18 से कितने से जाएगा, नीचे 6 ऊपर 20, तो 10/3 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन से आया हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते भाई ये एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो पहले तो रेस्ट पे था, तो s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखो हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10/3 इंटू 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा s 5/3 मीटर। तो वर्क डन कितना आएगा, किसका पूछा है, 0.36 का वर्क डन पूछा है ना। तो 0.36 का वर्क डन कैसे निकाल देंगे हम, 36 पे mg लगेगा कितना, 3.6 mg, और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा कितना, 5/3, माइनस आएगा ये। अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है क्या इन लोगों ने, तो कितना आ रहा है देखो, ये 1.2 तो 6 माइनस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 जूल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 6 जूल यही पूछा है ना, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रिंग ब्लॉक, नहीं 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 नहीं, इन्होंने क्या पूछा है, वर्क डन बाय स्ट्रिंग। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, स्ट्रिंग मतलब किसका, टेंशन का वर्क डन पूछा है भाई उन्होंने, मतलब हमें पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। ओ 3 माइनस, देखते हैं, मुझे गड़बड़ लग रहा था कि माइनस कैसे आंसर आएगा। 0.36 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 10/3, तो टेंशन कितना आ रहा है देखो, 3.6 प्लस 1.2, तो टेंशन आ रहा है हमारा 4.8 न्यूटन। और टेंशन 4.8 है, तो देखो ऊपर भी टेंशन, एक्सेलरेशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑफ 0.36, वैसे तो दोनों टेंशन का वर्क डन सेम ही आएगा, बस मैग्नीट्यूड का फर्क होगा। 4.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5/3, 1.6 इंटू 5 8, हाँ ये आंसर है भाई, 8 जूल। तो आंसर क्या है, 8 जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 8 जूल। हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार मैंने एक पिछले वीडियो में गॉस लॉ का एक किया था कैविटी का, वैसे ही कुछ ये है। क्या बोल रहा है, द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम विद चार्ज डेंसिटी। अच्छा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 इज 1/8 टाइम्स, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो r/2 पे है वो 1/8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, r पे है। मतलब हमें यहाँ पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, पहले r/2 के लिए कर लेते हैं ना फर्स्ट, तो क्या आएगा, तो फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं r बराबर r/2 के लिए,
और बोल देंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 या ER/2 कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो पहले तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो इसकी रेडियस क्या है, R है ना, हाँ बहुत जबरदस्त। तो इसकी रेडियस कितनी है, R। और वो बोल रहा है कि आपको R/2 दूरी पे ऐसे निकालना है। तो गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कितना, R/2 दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ कैसे लगेगा, E.dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E.dA कितना हो जाएगा, 4 पाई R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना है हमारा, के आर की पावर ए इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई R² बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ चार्ज निकालना हमें, 0 से R/2 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लेना, गॉस लॉ पूरा कवर हो जाएगा आपका इससे। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, 4 पाई कट हो रहा है, फिर एक 4 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी, क्या क्या बाहर आ रहा है, के बाहर आ रहा है इधर से, ये हो जाएगा RA+2 dr अपॉन इधर से कितना आ रहा है 1/4। तो ये 4 के आएगा और ये R² आएगा। भाई देखो यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, एक बार देख लो। के आर ए 4 पाई R² dr, 4 पाई कट गया, R2+a dr के 4 R², बिल्कुल सही है। लिमिट लगा देंगे हम 0 से R/2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, देखो ध्यान से, इसका पहले इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 के, फिर लिमिट लगाएंगे RA+3 अपॉन R² A+3, लिमिट लगा देंगे 0 से R/2। तो देखो ये कट हो जाएगा, है ना। अब देखो कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/2, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, R/2। अब देखो ये R+3, R/2 डालेंगे तो R कितना हो जाएगा, R की पावर R+3, उसमें से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 के R, 2 चला गया तो A+3 में से 2 चला गया तो A+1 हो जाएगा। और नीचे तो 2 की पावर A+3 मैंने अलग निकाल दिया, और A+3 तो है ही अपना। हाँ, ये आ गया पहला। बहुत गंदा तो दिख रहा है, लेकिन चलो यार भरोसा रखते हैं, आंसर आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा भरोसा तो रख सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, R/2 पे निकाल दिया, अभी R पे निकालना है। तो R पे कैसे करेंगे, तो सेम डायग्राम, बस यहाँ पे R होगा, है ना। निकाल दूं क्या, जगह की बहुत कमी है यार, वापस, है ना, ऐसे कुछ इधर छोटा सा डायग्राम निकाल देते हैं। यहाँ पे R दूरी पे यहाँ पे निकालना है, तो कैसे आएगा, तो E.R इज इक्वल टू 4 पाई R² इज इक्वल टू रो कितना है, KRA इंटू 4 पाई R² dr बाय एप्सिलॉन नॉट। देख लो, है ना। फिर उसमें देखो 4 पाई कट हो जाएगा, इधर आएगा E.R इंटू R² इज इक्वल टू, ये देखो क्या क्या बाहर आ रहा है, के तो बाहर आ जाएगा, फिर इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो R2+a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और लिमिट क्या है यहाँ से 0 से R तक। तो कितना आ जाएगा यार, देखो लो, डायरेक्ट करूँ क्या मैं, 2+a है तो कितना हो जाएगा, RA+3 बाय A+3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही आएगा क्या, देख लो एक बार। ठीक है, और नीचे एक R² यहाँ कर देते हैं, R² कर देंगे तो ये 2 माइनस होके इधर कितना आ जाएगा, +1। हाँ 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 हाँ, तो ये अपना दूसरा आ गया। क्लियर है।
अब हमें इक्वेशन लगाना है r/2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ ER। मतलब क्या होगा अच्छे से समझ लो, ये जो है E एट r/2 मतलब कितना, 4k r की पावर a+1 अपॉन 2 की पावर a+3 इंटू a+3 इज 1/8 टाइम्स ऑफ k r a+1 अपॉन a+3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? अब देखो क्या क्या कट हो रहा है यहाँ से, तो r a+1 कट हो जाएगा, k से k कट हो जाएगा, फिर a+3 एप्सिलॉन नॉट भी इधर, तो वो भी कट हो जाएगा इधर। तो क्या बच रहा है, 2 की पावर a+3, 2 की पावर a+3 बराबर बच रहा है 32। तो 2 की पावर a+3 मतलब a+3 बराबर 5, तो a यहाँ से आ गया 2, तो यहाँ से a आ जाएगा हमारा 2। वही पूछा है हाँ, तो a आ जाएगा 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जे मेंस के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन आएंगे इतने ही लेंथी आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही इसमें ही कुछ वेरिएशन करके आपको जेई मेंस में देखा, मतलब देखने को मिलेंगे। तो ये करने का फायदा क्या है, अगर ये कर दिया आपने तो वो क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बाकी जिनको पता है उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जिनको पढ़ाई नहीं करनी फिर वो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मेंस में नहीं आते। इजी दिए तो बहुत इजी है सर, ये इजी मेंस में नहीं आते, तो वो तो टाइम पास करेंगे ही। हम लोग भाई हमें चाहिए रिजल्ट, और उसके लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो देख लो अच्छे से कर लिया हमने गॉस लॉ यहाँ से। तो नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ओके भाई, ये फोकल लेंथ दे रखी है हमें। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द डिस्टेंस, पहले 25 सेंटीमीटर पे रखा था, फिर 50 सेंटीमीटर पे लेके गए, तो मैग्निफिकेशन का रेशो निकालना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है देखो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है कितना दूर, 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या यार, है ना। और नेक्स्ट हमें क्या किया है, यही ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा, देखो यही ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा पीछे लेके गए, पीछे मतलब यहाँ पे, और वो ऑब्जेक्ट को हम लेके गए कितना, 50 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये दो केस हमारे हैं। अब समझो क्या है, तो सिंपल है, पहले हम लोग लगा देंगे पहले केस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट v से मल्टीप्लाई करके इसको मैग्निफिकेशन में चेंज कर देते हैं। मेरे को वैसे नहीं जमता, तो मैं क्या करता हूँ, अपना नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो मेरे को आदत पड़ गई मेरे प्रिपरेशन के टाइम की। तो कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25 बराबर 20। तो ये v कितना आ जाएगा हमारा पहला, 1/20 माइनस 1/25, 1/20 माइनस 1/25 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये 5/25 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये 5 जाएगा 100। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा, m25 आ जाएगा हमारा v/u, नीचे कर देता हूँ v/u। तो v कितना है 100, u कितना है -25, तो कितना आ जाएगा आंसर -4। अब ये आ गया, चलो अच्छी बात है, ये दो चीजें हमने निकाल दी, क्लियर है बात। अब इसके लिए निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड केस के लिए। देखो सेकंड केस यहाँ कर लेता हूँ मैं, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/50 बराबर 1/20। तो कितना आएगा, तो 1/v आ जाएगा 1/20 माइनस 1/50।
तो कितना आ जाएगा 30/20 × 50, तो v आ जाएगा आपके पास 100/3, 100/3। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा सोच लो एक बार। मैग्निफिकेशन कितना होता है v/u, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा v/u। तो v कितना है हमारा 100/3 इंटू यू कितना है -50, तो ये आ जाएगा -2/3। ये किसका है 50 का, ये 50 का है। तो ये एक चीज आ गई। अब बस दोनों का क्या लेना है हमें, रेशो लेना है। तो रेशो लेना तो कितना इजी है, कितना M25 to M50 कितना हो जाएगा देखो। तो M25 कितना है हमारा -4 अपॉन ये कितना है -2 × 3, तो भाई ये कितना आंसर आ जाएगा 6। तो दिस आंसर इज 6। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ गया 6। देख लो एक बार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। ओके, द इट इज मेड टू हेमिस्फेरिकल सर्कल हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विथ फोर्स f, देन f प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा। तो देख लो एक बार, डायमेंशन से ही हो जाएगा ये तो फोर्स का डायमेंशन पहले निकाल देते हैं हम लोग। तो फोर्स क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इनटू क्यू कर दो, तो ये क्यू आ जाएगा, तो ये फोर्स आ जाएगा। मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होना चाहिए इसका। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो कहीं पे भी नहीं है भाई, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो क्यू कितना होगा, मैं ऐसे ही सिर्फ निकाल रहा हूँ। तो सिग्मा बराबर क्यू इंटू एरिया है, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा वो। तो क्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। तो क्यू को सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डाल देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ डायमेंशन होना चाहिए इसका। सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल मेथड से सॉल्व ही नहीं किया, यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व हो गया। देखो कैसे करेंगे, सबका डायमेंशन अलग है, तो मैंने क्या किया शॉर्टकट लगाया। कैसे कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है डायमेंशन के लिए, बराबर। तो फोर्स अगर दोनों तरफ से हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो q इंटू ई होता है। तो फोर्स आ जाएगा हमारा कितना q इंटू ई, क्यू इंटू ई मतलब सिग्मा q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो सिग्मा होता है वो कितना होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो q कितना आ गया सिग्मा इंटू एरिया, वो यहाँ रख दिया, तो कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया लिखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा, तो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, यही डायमेंशनल पर्पस। ठीक है यार, बताना कमेंट पे कैसे लगी मेथड, है ना, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। हाँ, और कमेंट में मुझे आप इसकी जेन्युइन मेथड बताना कि भाई जेन्युइनली हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलो, काफी टाइम हो गया, अभी आगे के क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये एक आप होमवर्क में कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना ये क्वेश्चन, एक होमवर्क को कर लो, उसके बाद लंबी वीडियो बन गई ना। Three vectors p q r shown in the figure as be the any point on the vector r vector, बहुत बढ़िया। The distance between point p and s is br vector, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया। जनरल रिलेशन बिटवीन वेक्टर पी क्यू एस, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वेक्टर का। अभी देखो ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है, एक तो सेक्शनल फॉर्मूले से हो जाएगा ये, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, या एक तो ट्रायंगुलर लॉ से हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अब जो जो पता है वहां से स्टार्ट कर दो। देखो तो यहाँ से ये ये और ये, यहाँ पे एक बार ट्रायंगुलर लॉ लगा देते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा p वेक्टर प्लस b इंटू मॉड r वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा s वेक्टर। ये क्या क्लियर है आपको यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये एक चीज आ गई हमारी, और दूसरा हमें क्या निकालना है, एक तो उन्होंने दे रखा है हमें क्या कि r वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अब बस इस r वेक्टर को ये लिख देना है हमें, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा
मॉड आर वेक्टर आ रहा है कितना, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाय बी। ये किसके बराबर होगा, लेकिन ये मॉड आर है तो ऐसे लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय मॉड आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और मॉड आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ डाल के देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाय बी। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो बी इंटू, क्योंकि मॉड है लेकिन उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर बराबर एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब इसको कन्वर्ट करना है किससे, एस वेक्टर निकालना है हमें यहाँ से। तो देखो यहाँ से एस वेक्टर आप निकालोगे तो कितना आएगा, बी इंटू क्यू वेक्टर प्लस पी इंटू 1 माइनस बी। आई होप ये सही हो। बी क्यू वेक्टर पी इंटू 1 माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ क्या किया समझ में आया ना, मैग्नीट्यूड है तो उसको मैंने यूनिट वेक्टर लेके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डायरेक्ट हम लोग वेक्टर ही लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, टाइम हो गया। हाँ, तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। ये हमारी जेई एडवांस की सेकंड वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए भी मैंने दिया है। तो कमेंट में आप आंसर बताना यार। और अभी अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई इसका मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। आप सीरियस हो तो अच्छे से पढ़ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सारे मेरे जो पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो एक बार देख लो, वो क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लो, यू डन, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले वीडियो में, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, मुझे सिलेक्शन चाहिए आपसे, और मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।